दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर पुलिस जहां चोर उचक्कों को पकड़ने का काम करती है, शांति व्यवस्था बरकरार रखने का काम करती है, उसी के साथ साथ आम जीवन को सुरक्षित रखने का काम भी करती है और साथ साथ जनहित कार्यों में भी आगे आगे लेती है। जनहित कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। रामपुर पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला और अन्य तमाम अधिकारी इन सब कामों में सबसे आगे आगे रहते हैं। देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई है। 40,000 बच्चों को लेकर ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। इसमें तमाम अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस श्रृंखला को बनाने के लिए। इसमें ARTO रामपुर राजेश कुमार और इसके अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। इस श्रृंखला को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये संदेश जाए कि लोग जब सड़कों पर गुजरें यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जीवन अमूल्य है, एक ही बार मिलता है। सब तरह जिस तरह से लोग जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जाती हैं, अनायास मौत होती है, जिससे कि उनके घर उजड़ जाते हैं, जिससे कि काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। और वो सब इसीलिए होते हैं कि क्योंकि जागरूकता की कमी है। जागरूकता लाने के लिए ही इस प्रकार के संदेश दिए जाते हैं। इस अवसर पर भी ये संदेश दिया गया कि किस तरह से सड़कों पर चलना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह से सड़क पर चलने के लिए रोड सेफ्टी के हिसाब से अपने अपने जीवन को बचाकर और दूसरे को जीवन को बचाकर साथ साथ सड़कों पर चलें। देखिए दोस्तों, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो वर्ल्ड फेमस है, उसके सौंदर्यीकरण का अब समय आ गया है। मोदी जी ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया है और इसके साथ साथ ही रामपुर जिलाधिकारी जो इसके डायरेक्टर भी हैं, निदेशक भी हैं, उन्होंने बताया है कि 14 वार्म LED लाइटें मुहैया कराई गई हैं, जिसकी रोशनी में ज़्यादा खूबसूरत रज़ा लाइब्रेरी दिखाई देगी। रज़ा लाइब्रेरी के सौंदर्यीकरण के लिए मुद्दा आकाश सक्सेना हनी ने उठाया था, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं रामपुर से। वो कुछ दिन पहले जब दिल्ली गए थे तो मोदी जी से मिले थे और उन्होंने इसका जिक्र किया था। मोदी जी रज़ा लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं क्योंकि कई किताबें वो यहाँ से ले जाके बाहर विदेशों में वो गिफ्ट भी दे चुके हैं। इसलिए उन्होंने खुद ही सांस्कृतिक मंत्रालय को बुलाने के बाद में इसके बारे में निर्देश दिए, एक बैठक ली और उनसे कहा कि इसको सौंदर्यीकरण ऐसा कराया जाए ताकि दुनिया में इसका नाम हो, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में तो मौजूद है, इसकी देखभाल भी अच्छी तरह से की जाती है, लेकिन जिस पैमाने की ये लाइब्रेरी है, जिस स्टाइल की या जिस महत्व की ये लाइब्रेरी है, उसके हिसाब से अब तक इसकी देखभाल या इसका सौंदर्यीकरण नहीं होता। इसके आसपास में बहुत सी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, जिसकी वजह से सौंदर्यीकरण में कमी है। लेकिन अब कहते हैं कि वो सब कुछ ख़त्म किया जाएगा और सौंदर्यीकरण। बात जब सौंदर्यीकरण की हो रही है तो क्यों ना गांधी समाधि के सौंदर्यीकरण की बात भी हो जाए। गांधी समाधि का कहते हैं कि एक बार फिर सौंदर्यीकरण होने के नहीं जा रहा है। ये गांधी समाधि पहले अपनी ओरिजिनल स्थिति में थी। आपको ये भी बताता चलूं कि दिल्ली के बाद दूसरी असली गांधी समाधि रामपुर में मौजूद है। यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां दफन है। इस पे जो संगमरमर के कलश से लगे हुए थे इसमें, उसको लोग बहुत दूर दूर से देखने आते थे और लोग देखा करते थे। लेकिन आजम खान ने इसको खूबसूरत बनाने के लिए अपनी सरकार में करोड़ों अरबों रुपया लगाया और इसको चौराहे को बहुत खूबसूरत बनाया, बिल्डिंग बनाई, इसकी बहुत अच्छी तरह से तामीर कराई गई, इसको सिक्योर्ड किया गया, आसपास जाली लगाई गई, सब कुछ हुआ उसके अंदर। लेकिन कहते हैं कि जो इसकी ये सब होने के बाद में जो अंदर की खूबसूरती थी वो छुप गई, ढक गई और लोगों को अब दिखाई नहीं देती। उसको बाकायदा देखने के लिए लोगों को अंदर जाना पड़ता है। तो अंदर जाने के लिए अब लोगों के पास में इतना समय तो है नहीं कि वो रुकेंगे, जाएंगे, खुलवाएंगे और देखेंगे। पहले लोग चलते चलते उस खूबसूरती को देखा करते थे। अब सुना है फिर इसकी पुनः स्थिति बहाल की जाएगी। ये जालियाँ वगैरह हटाई जाएंगी ताकि लोग चलते फिरते बाहर से गांधी समाधि के असली दर्शन कर सकें। एक तरह से ये सौंदर्यीकरण फिर एक बार इसमें होगा। अब देखना यह है कि ये सौंदर्यीकरण ज़्यादा अच्छा माना जाएगा या जो चल रहा है सौंदर्यीकरण ये अच्छा है या जो पहले था वो अच्छा था। ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप कहते हैं यह कि एक बार फिर इसका सौंदर्यीकरण होने के लिए जा रहा है। बहुत से लोगों का कहना यह है कि आजम खां पर जो मुकदमे लिखे गए या उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो बदले की भावना के तहत कार्रवाई हुई। योगी सरकार ने उनसे गिन गिन कर बदले लिए, इसलिए उन पर ये कार्रवाई हुई। जबकि योगी सरकार में आजम खां के अलावा बहुत से लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे लिखे गए जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों में हिस्सा लिया था या जो उसमें मुलव्विस थे। इसी तरह से आजम खां को भी एक अपराधी के तौर पर ही चिन्हित किया गया था, तभी उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए थे।
दीप नारायण सिंह यादव एक बड़ा मशहूर नाम है। बुंदेलखंड की सरजमीन से सपा नेता हैं, जिनकी अरबों रुपए की संपत्ति को योगी सरकार ने कुर्क कर लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस तरह से अरबों की संपत्ति को कुर्क किया गया। सपाई दीप नारायण को योगी सरकार से पंगा पड़ा भारी। सपा नेता की अरबों की संपत्ति सरकार ने कर दी कुर्क। जिस कोठी पर चढ़कर ललकार रहे थे अखिलेश, उस कोठी को भी योगी सरकार ने कर दिया कुर्क। आखिर कौन है सपाई नेता दीप नारायण सिंह यादव, जिससे जेल में मिले अखिलेश और फिर हुई बड़ी कार्रवाई। टू 370000000। ये जो आपके सामने नंबर दिख रहा है, इसमें बस जीरो गिनते जाइए, जिसमें एक दो नहीं कुल 7 जीरो हैं। और ये पूरा नंबर है 2 अरब 37 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 2 अरब 37 करोड़ की चल अचल संपत्ति योगी सरकार ने कुर्क कर दी है। और जानते हैं ये संपत्ति किसकी थी? ये संपत्ति थी कभी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक की, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी से कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को छुड़ाए जाने की साजिश रचने के आरोप में झांसी की जेल की सलाखों के अंदर है। और बाहर उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इससे यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ हो रही पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हुंकार भरने के लिए कुछ ही दिनों पहले सपाई मुखिया अखिलेश यादव खुद झांसी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने दीप नारायण से जेल में मुलाकात की और फिर उन्हीं की आलीशान कोठी पर जाकर परिवार से भी मुलाकात करके सीधे योगी सरकार को चुनौती दी थी। लेकिन सपाइयों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस आलीशान कोठी की छत पर चढ़कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उसी कोठी को यूपी पुलिस सबसे पहले कुर्क। झांसी पुलिस प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास बनी सपा नेता दीप नारायण की आलीशान कोठी को कुर्क करने के साथ साथ ताबड़तोड़ कई बड़ी कार्रवाई और की। इसके अलावा इस दौरान उनकी 2 अरब 37 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम दीप नारायण यादव की बनाई गई कॉलोनी स्पेस मून सिटी पहुंची, जहां खाली पड़े 39 विला, 165 फ्लैट, ऑफिस बिल्डिंग और खाली पड़ी जमीन कुर्क कर दी गई। इसके बाद वनगुआ और मैरी में स्थित उनकी जमीन भी जब्त की गई। इस दौरान 32 गाड़ियां भी जब्त की गई, जिनमें लग्जरी कारों के अलावा जेसीबी और ट्रैक्टर भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक दीप नारायण के परिजन और कंपनी के 10 बैंक खातों में जमा 32 लाख रुपए की धनराशि को भी कुर्क किया गया। 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। इसमें इनका व्यक्तिगत मकान है जो आरटीओ कार्यालय का आसपास जो बनाए हुए हैं, उसको सबसे पहले हम लोग कुर्क किया है। उसके अलावा इनका कंपनी और इनका नाम से रजिस्टर्ड 23 गाड़ी हैं। गाड़ियाँ इसमें लग्जरी कार्स है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, इस तरह का कुल 23 गाड़ियाँ हैं। जो मून सिटी स्पेस मून सिटी भगवंतपुरा में बना हुआ है, उसमें फ्लैट्स है और कुछ विला है जो बिका हुआ नहीं है, और ज़मीन भी है। और वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो ऑफिस है वो पूरा का पूरा हम लोग आज कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 10 बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस तरह का कुल हम लोग 237 करोड़ का जो कुर्की का कार्रवाई आज चल रही है। ये कार्रवाई और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसमें जो द्वारा और उनका परिवारजन द्वारा जो बनाया गया कंपनियां हैं, उसके बारे में भी और आगे हम लोग जांच में शामिल करेंगे। दूसरी चरण में आज हम लोग 237 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं। 2 अरब 37 करोड़ की कुर्की तो अभी मंगलवार की कार्रवाई के दौरान झांसी पुलिस प्रशासन ने की है। इससे पहले भी सितंबर महीने के वक्त सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव की 1 अरब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। और अभी इसके बाद भी पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही है। यानी अब तक की कार्रवाई में समाज नेता दीप नारायण सिंह यादव की कुल 3 अरब 67 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक नेता जिसका काम समाज सेवा करना होता है, उस नेता के पास से 3.5 अरब से भी ज्यादा चल अचल संपत्ति की कुर्की की गई है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर आरोप लगाने लगे कि सरकार झूठे और बेबुनियाद आरोपों के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, सपाई दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ हो रही पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाए तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया है। कौन है दीप नारायण? दीप नारायण सिंह यादव बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। यही वजह है कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल गए थे। झांसी के मोठ इलाके के बुडावली गांव के रहने वाले हैं दीप नारायण सिंह यादव। 1986 में दीप नारायण बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के सबसे कम उम्र के छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र संघ के शपथ ग्रहण में दीप नारायण ने तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव को बुलाया था। 1996 में दीप नारायण सिंह को सपा की लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1998 में मध्य प्रदेश की निवाड़ी सीट से दीप नारायण ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2003 में दीप नारायण सिंह को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 2007 के चुनाव में दीप नारायण पहली बार गरौठा विधानसभा सीट से विधायक बने। 2012 के चुनाव में दीप नारायण लगातार दूसरी बार गरौठा सीट से विधायक बने। मुलायम के समय राजनीति में उतरे दीप नारायण अब अखिलेश के करीबी बन गए। अरबों की संपत्ति के मालिक बने दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर भी बताए जाते हैं। अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो बुंदेलखंड में दीप नारायण यादव को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था, लेकिन योगी राज में बीते 3 महीने से दीप नारायण यादव झांसी जेल में बंद हैं। दीप नारायण की गिरफ्तारी क्यों हुई? सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव को बीते 26 सितंबर को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि 17 सितंबर को कन्नौज जेल से झांसी कोर्ट पेशी पर आए शातिर अपराधी लेखराज सिंह यादव को अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में झांसी पुलिस ने दीप नारायण यादव समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। झांसी जनपद में सितंबर महीने में एक सजायाफ्ता अपराधी लेखराज यादव को जब बंदी पेशी के समाप्ति के बाद उनको कन्नौज जनपद ले जाते समय उनको छुड़ाने के आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें प्रमुख आरोपी दीप नारायण उर्फ दीपक, उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर का कार्रवाई नवाबाद थाने में दर्ज कर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू किए थे। प्रथम चरण में 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। सपाई नेता दीप नारायण यादव पर कुल 58 मामले दर्ज हैं, जिनको देखते हुए झांसी पुलिस ने उन पर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया है। और फिर इसके बाद झांसी पुलिस ने दीप नारायण यादव के आर्थिक साम्राज्य पर भी शिकंजा कसना शुरू। अब से 10 साल पहले जब ई रिक्शा आई थी उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इसके कारण इस तरह से जाम लगेंगे और लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। आज ई रिक्शा के कारण रोड जाम है, सड़कों पर चलने की जगह नहीं है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं उस पर आधारित देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के इन मुख्य मार्गों पर जाम से मिलेगी राहत। शहरों में जाम और हादसे की वजह बन रहे ई रिक्शा, इसलिए लागू हुआ यह फैसला। यूपी के मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा। इस नए नियम से चलेंगे सभी ई रिक्शा हटाने से लेकर पहले फीडर रूट तय होंगे, सवारियों को लेकर मुख्य मार्ग तक आएंगे।
जी, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से यूपी में हर एक छोटी बड़ी जगहों पर लग रहे जाम से हम सभी को बड़ी निजात मिलने वाली है। इस वक्त देश के छोटे बड़े मार्ग पर लग रहे ई रिक्शा जाम से हर कोई परेशान है, जिसको लेकर कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं और सरकार भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन सभी राज्यों से हटकर योगी सरकार ने प्रदेश हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं से सभी को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश देते हुए प्रमुख सचिव परिवहन व आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी पत्र में कहा है कि परिवहन, पुलिस, यातायात, नगर निगम व जिला प्रशासन की टीम संबंधित जिले में सर्वे करेगी। संयुक्त सर्वे के बाद ई रिक्शा के लिए फीडर रूट का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ जिला सड़क सुरक्षा समितियों की हर महीने होने वाली बैठक में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। वहीं मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाने तथा फीडर रूट हर हाल में तय हो जाएंगे। वहीं मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली रोड को फीडर रूट नाम दिया गया है, जिनमें हर रूट पर यात्रियों का लोड फैक्टर तय करते हुए वाहनों की संख्या तय करनी होती है। लेकिन नए नियम ये है कि नए ई रिक्शा का जो रजिस्ट्रेशन है वो आरटीओ में कराते समय ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि फिलहाल वर्तमान में लर्निंग डीएल पर ही ई रिक्शा का पंजीयन आरटीओ कार्यालय में बेधड़क तरीके से हो रहा है। वहीं अभी रिक्शा के लिए परमिट जरूरी नहीं है, लेकिन चलने के लिए नियमावली जरूर है। नए नियम के मुताबिक ई रिक्शा का मकसद कॉलोनियों में बसे लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाना है। इसके लिए न्यूनतम 5 रुपए का किराया तय किया गया था, लेकिन वर्तमान में ई रिक्शा अपने मकसद से भटककर कॉलोनियों के बजाय मुख्य मार्गों पर चल रहे हैं। वहीं ऐसी भी रिपोर्ट है कि शहरों में ई रिक्शा जाम व हादसे की वजह भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें व्यवस्थित करने के लिए सभी जिलों को निर्देश भेजे गए हैं। जिलों की कमेटी फीडर इन पर रूट तय कर 3 महीने के अंदर इसे लागू भी करेगी। वहीं बताते चले कमेटी अपनी रिपोर्ट को जिला सड़क सुरक्षा की बैठक में भी रखेगी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य मार्गों पर लगातार बढ़ रहे ई रिक्शा को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कमेटी ने मुख्य मार्गों पर चल रहे ई रिक्शा से होने वाले सड़क हादसे और जाम की स्थिति पर नए सिरे से प्रदेश भर में फीडर रूट तय किए जाने के निर्देश भेजे हैं। इन वजहों से हो रही थी जाम व दुर्घटनाएं। पहला, ई रिक्शा के सड़क के बीच चलने से दूसरे वाहनों की रफ्तार थम जाती है, जिसकी वजह से जाम लगता है। दूसरा, सवारियों के रोकने से अचानक मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा रोकने की वजह से भी हादसे का खतरा होता है। दूसरा, नो पार्किंग पर ई रिक्शा पार्किंग होने से ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। तीसरा, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के सवारी ढो रहे ई रिक्शा के अनियंत्रित होने की संभावना ज्यादा होती है और रात में बगैर लाइट और हॉर्न ई रिक्शा संचालन से वाहनों की आपसी भिड़ंत का भी बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा, सड़क सुरक्षा से जुड़े 5 विभागों के अफसर फीडर रूट तय करेंगे। जिला सड़क सुरक्षा समितियां ई रिक्शा संचालन का रूट तय करेंगी। चौथा, सड़क सुरक्षा और जाम से निपटने के लिए हर महीने बैठक भी होगी और पूरे महीने की रिपोर्ट सौंपी। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। अब देखिए शहर रामपुर की एक एक गली, एक एक चीज़, एक एक रिपोर्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि रामपुर में क्या होता है, किस गली में क्या बसता है। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोसी नदी का सेतु, कल कल बहती नदी की जलधारा। सेतु को पार करने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण पूर्व की ओर रामपुर के बाहर से बाईपास होकर बरेली की ओर प्रस्थान कर जाता है। उत्तर पूर्व की ओर पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर शहर की ओर प्रवेश करता है। नगर में प्रवेश करने के पश्चात पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर के बी अम्मा गेट के निकट से होकर सिविल लाइंस, पंडित दीनदयाल चौराहा उर्फ जौहर अली मार्ग तिराहा, कोतवाली सिविल लाइंस चौराहा, गुरुद्वारा रोड तिराहा, रेलवे स्टेशन रामपुर, नैनीताल मोड़, रोडवेज बस स्टैंड, नुमाइश मैदान, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि होकर बरेली की ओर प्रस्थान कर जाता है। रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के सबसे भव्य रेलवे स्टेशनों में शुमार होता है। यहाँ दिल्ली लखनऊ रेलमार्ग से हल्द्वानी की ओर एक मुख्य रेलमार्ग उत्तराखंड की ओर जाता है। रामपुर रोडवेज बस डिपो उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं प्रदान करता है। नैनीताल तिराहा से प्रारंभ होने वाला नैनीताल मार्ग रामपुर शहर के पूर्वी भाग में पहाड़ी गेट, बिलासपुर गेट इत्यादि होकर और रुद्रपुर नैनीताल की ओर प्रस्थान कर जाता है। सिविल लाइंस चौराहा से उत्तर की ओर प्रारंभ होने वाला शौकत अली मार्ग रामपुर के अति महत्वपूर्ण मार्गों में सम्मिलित होता है। रामपुर शहर वर्तमान में लगभग
4.25 लाख की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुरादाबाद मंडल का दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 13वां एवं उत्तर प्रदेश का 19वां सबसे बड़ा शहर है। शौकत अली मार्ग पर रामपुर शहर की भव्यता एवं उच्च कोटि का रहन सहन स्पष्ट नजर आता है। रामपुर रियासत अंग्रेजी काल में भी स्वतंत्र रियासत थी। रामपुर का इतिहास गवाह है, यह जिला आज तक गुलाम नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भारत में विलय करने वाला यह पहला स्वतंत्र राज्य था। अनगिनत बहुमंजिला शोरूमों से गुजरते हुए रामपुर की सुंदरता निसंदेह मनमोहित कर लेती है। जीवन शैली एवं शहरी विकास में जितना विकास रामपुर ने कर लिया है, उतना अनेकों बड़े बड़े महानगर भी आज तक न कर पाए। शौकत अली मार्ग अपने उत्तरी छोर पर शाहबाद गेट चौराहा पर पहुंचता है। यह चौराहा रामपुर शहर का केंद्र बिंदु है। यहाँ उत्तर की ओर नगर पालिका मार्ग, पूर्व की ओर का मार्ग बरेली गेट की ओर, पश्चिम की ओर गांधी समाधि, दक्षिण पश्चिम की ओर मार्ग डायमंड सिनेमा रोड के रूप में पहचाना जाता है। उत्तर में नगर पालिका मार्ग का अवलोकन करते हुए लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर नगर पालिका रामपुर का भव्य एवं आधुनिक कार्यालय दिखाई पड़ता है, जिसे संसद जैसा स्वरूप दिया गया है। नगर पालिका से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हाथी खाना चौराहा होकर सर हामिद इंटर कॉलेज का ऐतिहासिक परिसर नजर आता है। हाथी खाना से गुजरते हुए मुख्य मार्ग कोतवाली रोड के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग पर भी पुराने समय से मुख्य बाजार स्थापित है। कोतवाली रामपुर शहर से गुजरते हुए मुख्य मार्ग बाजार नसरुल्लागंज में प्रवेश करता है, जहां नसरुल्लागंज चौराहा से पूर्व की ओर मंडी गेट का मार्ग पीला तालाब एवं पहाड़ी दरवाजा, उत्तर की ओर पुराना गंज होकर बिलासपुर गेट की ओर एवं पश्चिम की ओर का मार्ग चाकू बाजार के रूप में पहचाना जाता है। नसरुल्लागंज अथवा चाकू बाजार रामपुर के पुराने बाजारों में शुमार होते हैं। रामपुर में अनेकों मुख्य बाजार स्थापित हैं, जहां शहरी एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। रामपुर अपने चाकू एवं पतंग के कारोबार के लिए भी बेहद मशहूर है। नसरुल्लागंज, चाकू बाजार इत्यादि होकर सफदरगंज बाजार में प्रवेश किया जाता है। यह भी ऐतिहासिक बाजार है एवं आधुनिक प्रतिष्ठान यहाँ अनगिनत दोनों ओर नजर आते हैं। सफदरगंज के निकट ही सर्राफा बाजार प्रारंभ होता है, जहां रामपुर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का परिसर स्थापित है। सर्राफा बाजार पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण में गांधी समाधि से आने वाले हामिद रोड में समाहित हो जाता है। हामिद रोड पर उत्तर की ओर कुछ दूरी तय करते ही ऐतिहासिक हामिद गेट दिखाई पड़ता है। जहां रामपुर का गौरवशाली इतिहास का मुख्य केंद्र राजा लाइब्रेरी एवं रामपुर किला स्थित है। इन सभी स्थानों की भव्यता रामपुर के वैभवशाली इतिहास की छवि प्रस्तुत करती हैं। हामिद गेट के पश्चिम में तहसील सदर स्थित है, जहां पूर्व समय में रामपुर रियासत का हाई कोर्ट संचालित किया जाता था। हामिद मार्ग पर उत्तर की ओर स्वार अथवा टांडा की ओर निकल जाता है। इसी मार्ग से रामपुर का आधुनिक प्लेनेटोरियम एवं पक्षी विहार जुड़े हुए हैं। रजा लाइब्रेरी से पश्चिम की ओर कुछ ही दूरी पर नवनिर्मित बापू मॉल स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं भव्य शॉपिंग मॉल है। बापू मॉल का सौंदर्य निसंदेह हृदय में अपना एक बड़ा स्थान बनाता है। बापू मॉल बेहद विशाल आकार में फैला हुआ है एवं यहाँ लोगों के घूमने फिरने एवं उठने बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। बापू मॉल से पश्चिम में कुछ ही दूरी पर माल रोड गुजरता है। माल रोड पर सुंदर भव्य सड़क, सुंदर डिवाइडर एवं हरा भरा वातावरण मन मस्तिष्क में चल रही समस्त समस्याओं से दूर ले जाकर हमें एक नई ताजगी का अनुभव कराता है। माल रोड दक्षिण की ओर गांधी समाधि चौराहा से जोड़ता है। यह चौराहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है।
यहाँ पूर्वोत्तर में हामिद रोड पर दक्षिण पश्चिम का मार्ग कोसी नदी के निकट मुरादाबाद मार्ग से जोड़ता है, जबकि दक्षिण का मार्ग सिविल लाइंस में स्टार चौराहा एवं कोठी खास बाग की ओर प्रस्थान कर जाता है। लगभग 1 किलोमीटर सफर तय करके स्टार चौराहा नजर आता है। यह भी रामपुर के बेहद महत्वपूर्ण चौराहों में एक है। इस चौराहे के निकट जिलाधिकारी कार्यालय रामपुर एवं रामपुर का जिला एवं सत्र न्यायालय भी स्थापित है। उत्तर पश्चिम में जाने वाला डायमंड सिनेमा रोड अब बेहद तेजी से आधुनिक रूप में परिवर्तित हो चुका है। यह मुख्य सड़क स्टार चौराहा को डायमंड सिनेमा होकर यह शाहबाद गेट चौराहा से जोड़ता है। स्टार चौराहा से दक्षिण पश्चिम की सड़क दिल्ली मार्ग पर बी अम्मा गेट से जोड़ती है, जबकि दक्षिण की ओर का मार्ग जौहर अली रोड के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग रामपुर के सबसे पॉश क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। आवास विकास, सिविल लाइंस, तमाम आला अधिकारियों के आवास इसी के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। वर्तमान में रामपुर शहर को 3 थाना क्षेत्रों थाना कोतवाली रामपुर शहर, कोतवाली सिविल लाइंस एवं थाना रामपुरगंज में विभाजित किया जाता है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए यह मार्ग अंबेडकर पार्क के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग में समाहित हो जाता है। शहर में अनेकों मुख्य सड़कें जैसे राधा रोड, गुरुद्वारा रोड इत्यादि भी अपना मुख्य स्थान रखती हैं। रामपुर में स्थापित जौहर अली विश्वविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना मुख्य स्थान रखता है। कोतवाली सिविल लाइंस के ऊपर से गुजरने वाला ऊपरगामी सेतु शहर के दक्षिणी क्षेत्र में लाइन पार में शाहबाद रोड के रूप में जाना जाता है। शाहबाद मार्ग पर अनेकों आधुनिक आवासीय क्षेत्र जैसे ज्वाला नगर, साईं विहार, अशोक विहार, पंजाबी कॉलोनी एवं अन्य कई उच्च स्तरीय कॉलोनियां बसी हुई हैं। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास से होते हुए शाहबाद होकर आंवला एवं बदायूं की ओर प्रस्थान कर जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में नेशनल और इंटरनेशनल वो ख़ास खबरें आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको बहुत जानकारी देंगी। इसको बिना स्किप किए आखिर तक पूरा देखिए। छोटी सी वीडियो है लेकिन इससे आपको बहुत कुछ जानकारी। गर्ल चाइल्ड डे है, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 24 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है छोटी लड़कियों को ट्रिब्यूट देने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी पंप हुआ चालू। बोट भी चलेगी सीएनजी पर। आप पूर्ति नमो घाट पर गेल कंपनी की तरफ से ये बनाया गया तस्वीरें आप देख सकते हैं वाराणसी में। वहीं पीएम मोदी 28 जनवरी को पहुंचेंगे मालासेरी धाम। आसीन में धार्मिक कॉरिडोर के लिए केंद्र की रिसर्च व सर्वे की टीम भी पहुंची। खबर है दोस्तों की राजस्थान के आसीन यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर 28 तारीख को पीएम मोदी आने का प्लान बना रहे हैं। बजट पर एक्सपेक्टेड खबर आ रही दोस्तों की इस बार के बजट में टैक्स में राहत मिल सकती है। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट लिमिट को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है सरकार बजट 2023 में। और घर बनवाने वालों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5-3 लाख रुपए की मदद मिलती है ना, उनको भी पैसे बढ़ा सकती है सरकार। ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और अब देखते हैं 1 फरवरी को ऑफिशियल बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको बता दूं राजस्थान राज्य का भी विधानसभा बजट सत्र का उद्घाटन कर दिया सरकार ने, लेकिन पहले ही दिन हंगामा नजर आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के 3 विधायक भी निलंबित किए गए। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। बीमा नियामक इरेडा की तरफ से एक खास सुविधा दी गई है। अब अगर आप नौकरी बदल भी रहे हैं तो भी आप अपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर को जारी रख सकते हैं। कर्मचारी ग्रुप पॉलिसी को इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी पर माइग्रेट भी कर सकता है। तो ये इरेडा की तरफ से सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इनके बारे में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, सोने पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप, पिछले 9 साल में 30,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया सोना। जी हाँ, लिटरली 9 साल में इतनी ज्यादा महंगाई रेट सोने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 के रेट में भी आप कंपेयर करोगे तो 10 ग्राम सोने की कीमत 28,000 रुपए थी साल 2014 में, और अभी 2023 में 58-59,000 रुपए के लगभग चल रही है। और आंकड़ा तो ये भी कहता है दोस्तों की 64 साल पहले हमारे देश में 1 किलो बासमती चावल की कीमत में 1 तोला सोना आ जाता था। अगर आपको विश्वास नहीं तो ये एक ऑफिशियल बिल है सोने का, आप देख सकते हैं। लिटरली दोस्तों, मतलब 1 किलो चावल और 1 तोला सोना दोनों बराबर रेट के थे 64 साल पहले। वैसे हमारी भारतीय महिलाएं कितना सोना पहनती देखिए आप। हमारे भारत में 24,000 टन महिलाओं की ज्वेलरी के रूप में सोना अवेलेबल है। और 1947 में दिल्ली मुंबई की फ्लाइट टिकट भी 10 ग्राम सोने से ज्यादा महंगी थी। ये सोने की इकोनॉमी को लेकर कुछ डेटा सामने आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। विक्रम क्रेडिट कार्ड जारी किया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और इस पर आपको 20 लाख रुपए तक का सीधा एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। ये एक रुपे क्रेडिट कार्ड है और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और इसके इस्तेमाल करने पर आपको इसमें रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक